જેકે પેપરના ઘણા શાનદાર અને મજબૂત Q4ના આંકડાઓ આવતા દેખાયા છે. ડિસ્પાઇટ કે અહીંયા આપણે ગ્લોબલ કન્સર્ન્સ ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરના કેટલાક કન્સર્ન્સ હતા, તેમ છતાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપણને એક મજબૂત નફા સાથે કંપનીએ ક્લોઝ કરતું દેખાયું છે. Q4 પણ કન્સર્ન્સ રહ્યા છે થોડા ઘણા આપણને માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપર. તે બધા જ ફ્રન્ટ ઉપર વાત કરીએ મેનેજમેન્ટ સાથે. જેકે પેપરના प्रेसिडेंट और डायरेक्टर AS मेहता अपनी साथ जुड़ाई गया है. सर, स्वागत है CNBC बाजार में. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह के एक मजबूत क्वार्टर को हमने देखा है, कौन से रीजंस रहे, कहाँ से ये मजबूती आती हुई दिखी है? ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, इसमें हाईएस्ट क्वार्टरली सेल है, ईयर वाइज आल्सो हाईएस्ट एवर सेल है. पहली बार जेके पेपर ने क्वार्टरली सेल 1400 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली सेल हुआ. ईयरली भी हमने 4000 करोड़ क्रॉस किया है. ये फर्स्ट 2-3 क्वार्टर में इम्पैक्ट था, बट क्वार्टर 4 काफी एक नॉर्मल क्वार्टर लगा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अब सब खुल गए हैं, ऑफिसेज भी काफी कुछ नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं, प्रिंटिंग काफी ठीक था है, और पर्टिकुलरली पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड बहुत स्ट्रांग रही, और हमारी नई जो इसलिए वॉल्यूम हमको काफी ठीक मिला. नई मशीन जो जनवरी में कमीशन की थी और फरवरी और मार्च में ही जाकर के वो 80% प्रोडक्शन आ गया उस मशीन से, तो एक वॉल्यूम का अच्छा मिला. और क्योंकि डिमांड अच्छी है, तो चाहे इनपुट कॉस्ट के चैलेंजेस रहे हैं, काफी कुछ कॉस्ट बढ़ी हैं, लेकिन हम मार्केट में इसको पास ऑन कर पाए, तो एनएसआर भी काफी अच्छा है. सो इस वजह से और मार्जिन में तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई. ओके. जैसे कि सर आपने बताया कि ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो मजबूत रहते हुए दिखे, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा मार्जिन के फ्रंट के ऊपर. अगर हम देखें मार्जिन को, हमने टोटली फ्लैट देखा हुआ है, ना तो यहाँ पे इतनी कोई गिरावट आई, ना ही कोई बढ़ोतरी आती हुई दिखी है. क्या रीज़न है ये इतने स्टेबल मार्जिन के पीछे, और FY23 के लिए आउटलुक को आप क्या देख रहे हैं? जब भी वॉल्यूम का मिक्स चेंज होता है कंपनी में, क्योंकि उड़ीसा प्लांट हाईएस्ट प्रॉफिटेबल प्लांट है, और जब गुजरात का प्लांट अब क्योंकि 80% 75% पे चलेगा अभी शुरुआत में इस क्वार्टर में, और सिरपुर का प्रोडक्शन जब आता है, तो सिरपुर का प्रोडक्शन स्लाइटली लोअर प्रॉफिटेबल है, और गुजरात का जो प्लांट का जो प्रॉफिट है अभी कम रहेगा, क्योंकि लोअर कैपेसिटी के ऊपर प्लांट चल रहा है, शुरुआत है ये. कुछ एक्सपेंस भी कम होंगे, कुछ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज और कॉस्ट भी कम आएंगी जब ये प्लांट अच्छे से चलेगा आगे आने वाले टाइम में. तो फिर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वेटेड एवरेज बेहतर होगा, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट क्योंकि ये दो प्लांट के वॉल्यूम का मिक्स चेंज होने से. ओके. सर, एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम रूस और यूक्रेन की सिचुएशन देख रहे थे, उसके बाद काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट आती हुई दिखी थी. अब फिर से मार्केट सब ओपन भी हो चुके हैं, तो किस तरह से आप ये एक्सपोर्ट मार्केट का सिनारियो देख रहे हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट हुई थी, आपकी कंपनी को क्या कोई इफेक्ट यहाँ पे आती हुई दिखी थी? देखिए, रूस के और यूक्रेन के उससे डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन पेपर मार्केट के ऊपर नहीं आया, लेकिन क्योंकि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल डिसरप्शन हुए हैं, सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ, कुछ हद तक एनर्जी का डिसरप्शन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े, तो फिर उससे एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई, और उस वजह से क्योंकि डिपेंडेंस कोल के ऊपर ज्यादा हो जाती है, तो कोल कॉस्ट बढ़ गई. तो ये डिसरप्शन की वजह से इनपुट कॉस्ट में जरूर इम्पैक्ट आया, अदरवाइज कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है. और एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया के लिए भी अच्छा है. इनफैक्ट कुछ जगह जहां रशियन पेपर जाता होगा और कुछ चाइनीज पेपर भी जाता होगा, तो वो पेपर अब इंडियन पेपर को अच्छा स्कोप मिला है, प्राइस भी बेटर मिला है. ओके. इसके साथ सर, जहाँ तक हम मार्जिन और ये डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम रॉ मटेरियल प्राइसेस की भी अगर हम बात करें, तो पल्प और पेपर के प्राइस में जो है वो अभी यहाँ पे क्या कोई हाइक का सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है? किस तरह से आप यहाँ पे आउटलुक को देख रहे हैं? देखिए, जो अभी जो पेपर प्राइसेस चल रहे हैं वो एक इस आज की डेट की इनपुट कॉस्ट को लेकर के चल रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड देखिए, अभी पल्प प्राइस ऑलरेडी $900 क्रॉस कर चुकी है, तो थोड़ा बहुत जो प्राइस इंक्रीज पॉसिबल है, जो हम ऑलरेडी अभी मई के महीने में ले चुके हैं. कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में, जनरल तो नहीं, पर कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में एक प्राइस इंक्रीज हुआ है. वो
अगर मैं देखूं उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर मैं देखता हूं तो वो करीब होगा करीब 3 से 4%। ये प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी मई के महीने में हो गया है। अब फर्दर मुझे अभी नहीं लगता कि इमीडिएट कोई प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि डिमांड बाजार में है, तो अगर कोई और कॉस्ट इंक्रीजेस होंगे तो फर्दर प्राइस इंक्रीज सोचना पड़ेगा। ओके। सर एक बार और चीज़ समझना चाहेंगे, जो आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वहाँ पे जो प्रीमियम पेपर है और साथ करके जो पैकेजिंग सेक्टर में आप जो सप्लाई करते हैं, वो उनकी डिमांड अभी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। आप ये आउटलुक को किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ से हम कितना कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम एंटिसिपेट करके चल सकते हैं? देखिए, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, चाहे वो ऑफिस पेपर हो या जो कुछ भी हो, जैसे कॉपियर पेपर में हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसकी कोई डिमांड कम नहीं, रादर कुछ हद तक हमने एंटी माइक्रोबियल पेपर लॉन्च किया या एंटी फंगल पेपर लॉन्च किया, तो उसकी डिमांड आई है, तो कोई कमी नहीं हुई। और जहां तक पैकेजिंग बोर्ड का सवाल है, हम तो वर्जिन पैकेजिंग बोर्ड में ही है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी डिमांड है, ओवरसीज मार्केट में भी है और इंडियन मार्केट में भी। ओके। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, FY23 के लिए कैपेक्स प्लान और डेट सिनेरियो को कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए? देखिए, जैसे पिछले साल ही इतना बड़ा 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कमीशन किया है, तो और जो भी डेट था, अब उस आने वाले अभी 2-3 साल में मेजर फोकस तो ये रहेगा कि उस डेट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि आज की डेट में बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग डेट लेवल को रखना है, एग्जिस्टिंग डेट लेवल को कम करना है। आज की डेट में करीब करीब 2006 करोड़ का नेट डेट है हमारा, और कंफर्टेबल है जो कंपनी की बैलेंस शीट और नेटवर्थ है उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी अगले 2-3 साल में मतलब 500 करोड़ 600 करोड़ का तो हर साल डेट को रिड्यूस करना है, ये टारगेट है। और कैपेक्स तो अब हम देखिए, हमारा कोरुगेशन बिजनेस में हम एंट्री कर चुके हैं, तो अब एक पहला प्लांट लुधियाना में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस फिस्कल ईयर में उसको कमीशन करेंगे। अब उसके बाद दूसरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान है।